नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आप एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साई एमपी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एमपी जीके के क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस क्लास में। ठीक है, तो सभी लोग लास्ट तक बने रहें और पूरा वीडियो को देखें लास्ट तक। ठीक है, और पसंद आता है आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहा हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो, जो इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको मिलेंगे, ठीक है, एमपी पुलिस से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको समय से मिल पाए और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो पाए। ठीक है, तो दोस्तों हम चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में नहीं जुड़ा है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, आप वहाँ से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको जो भी क्लास का नोटिफिकेशन होता है वो आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, और ताकि आप जो हमारी क्लास चलती है लाइव क्लासेस, उसमें आप समय से आ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे ज़्यादा, और हम जल्दी जल्दी देखेंगे आंसर। ठीक है, और जो भी आपको आंसर पता है, आता हो, आप उस वीडियो को पॉज करोगे और आंसर कमेंट करके बताओगे। ठीक है, मैं सभी लोगों को आंसर बताते हुए चलूंगा। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। यहाँ पूछा है भरतारी लोकगीत। ठीक है, यहाँ पूछा भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है। ठीक है, बताइए अब जो भरतारी जो लोकगीत है वह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और गोंडवाना। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिए मैं आपको तो आंसर बता दूंगा, लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर कमेंट कर लिए। ठीक है, और फिर आप आंसर आगे देखिए इससे आंसर क्या हुआ। तो चलिए मैं तो आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे तो देखिए भरतारी जो गीत है, यहाँ पर भरतारी जो लोकगीत है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से आता है। ठीक है दोस्तों, जो मालवा क्षेत्र है वहाँ से कौन सा गीत आता है दोस्तों, भरतारी गीत। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट करके बता सकते हो। और चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये किसकी याद में गाया जाता है। तो दोस्तों, ये पहले राजा राजा भरतारी थे, उनकी याद में जो भरतारी गीत है, जो कि मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका हमने कवर कर लिया है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आगे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, आलाखंड। आलाखंड लोकगीत मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र से है। ठीक है, आलाखंड जो लोकगीत है वह मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र से है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चार ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, नीमर, ये निमाड़ है दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नीमाड़। ठीक है, और गोंडवाना। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। आपको आंसर पता है तो फिर से आप वीडियो को पॉज करोगे और आंसर कमेंट करके मुझको बताओगे। ठीक है, तो चलिए आलाखंड लोकगीत है वो मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र से आता है, आप इसको कमेंट करोगे, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो ये देखिए, आलाखंड जो लोकगीत है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन ए बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र से आलाखंड लोकगीत जो कि आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ इसके बारे में। जो परमार दोस्तों, ये किसका हिस्सा है, परमार रसों का। ठीक है, परमार रासु का एक हिस्सा है क्या, आलाखंड। ठीक है, परमार रसों का एक हिस्सा है क्या, आलाखंड। ठीक है, और इसमें क्या किसका वर्णन किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आला, ठीक है, इसमें किसका वो वर्णन किया गया है, इसमें आला उदल। ठीक है, इसमें आला उदल के बारे में इसका वर्णन किया गया है। और ठीक है, ये परमार रासु का एक हिस्सा भी है। ठीक है, आलाखंड, और जो कि कहाँ से कौन से क्षेत्र से आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र से आता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ अपने जरूर शेयर करें। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास को पहली बार आज विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्लास हैं आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम आपको वो दे पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये एमपी पुलिस 2003 और 2005 और 2007 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एमपी पुलिस का ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हम कह सकते हैं। और मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, बेशक ये क्वेश्चन एग्जाम में आए या फिर ना आए। ठीक है, तो अशोक, बरगद, चीड़ और आम, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। और मुझे पूरा उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट करोगे, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है वह क्या है, बरगद। ठीक है, बरगद है जो कि राष्ट्रीय वृक्ष है कहाँ का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, और मैं ये भी बता देता हूँ साथ में कि इसको राष्ट्रीय वृक्ष कब घोषित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूँ इसको कि
1981 में, ठीक है 1981 में, यानी कि 1981 में मध्य प्रदेश में बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष चुना गया था, ठीक है, यह 1981 में। ये सन भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सन भी हमसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में सन भी इसका याद रखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ जो जो याद रखना हुआ वो मैं आपको आगे आगे बता दूंगा क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पे क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें और क्लास को आराम से देखिए और लास्ट तक देखिए, ठीक है, ताकि आपके सभी क्वेश्चन एक ही बार में इस क्लास में पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, आप देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि हमसे क्या पूछा है, राखी की चुनौती, ठीक है, राखी की चुनौती का रचयिता कौन है। आपको बताना है कि राखी की चुनौती जो पुस्तक है उसकी रचयिता कौन है, ठीक है। देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, फिराक गोरखपुरी और इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन यहाँ पे फिर से आपके सामने, इनमें से आपको बताना है कि राखी की चुनौती जो कविता है, ठीक है, जो पुस्तक है, वो रचयिता उनकी कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या फिर फिराक गोरखपुरी, ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके आंसर बता सकते हो। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए राखी की चुनौती है जो कि किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर मालूम पड़ जाए, ठीक है, अच्छे से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पर, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी यहाँ पर आपको। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, देखिए राखी की चुनौती जो पुस्तक है उसकी रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। आपको इतना इस क्वेश्चन में सब याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, अमजद अली खान, आपको ये नाम इसको आपको याद रखना है, अमजद अली खान, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जो जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना हुआ। अमजद अली खान, अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से आता है, ठीक है, किस क्षेत्र से आते हैं, सरोद वादक, बीणा वादक, तबला वादक, सितार वादक, या फिर चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, अमजद अली खान। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आप तो पॉज करके आंसर मुझको कमेंट करोगे। तो अमजद अली खान है दोस्तों, वैसे एक सरोद वादक थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो कि प्रसिद्ध सरोद वादक थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध सरोद वादक। कौन, अमजद अली खान, ठीक है, अमजद अली खान थे जो सरोद वादक थे, जो कि मध्य प्रदेश से काफी प्रसिद्ध सरोद वादक थे, ठीक है। और इनका जो दोस्तों जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, मैं बता देता हूँ, इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। और इनकी जो जन्म की जो तारीख है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इनकी जो जन्म की तारीख थी वो क्या थी, 9 अक्टूबर 1945, ठीक है, 9 अक्टूबर 1945 इनकी जन्म तिथि है, ठीक है, ये आप भी आपको याद रखना है, जन्म तिथि, ठीक है, 9 अक्टूबर 1945, 9 अक्टूबर 1945 इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, ठीक है। और जो सरोद वादक थे, प्रसिद्ध सरोद वादक, ठीक है, अमजद अली खान, आपको सिर्फ इतना सा इनके बारे में याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है, हो जाएगा याद, ठीक है। सभी बच्चों को कमेंट करके बताएंगे मुझको सभी लोग। और कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, आप बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपकी जो भी डाउट होगा उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो भी डाउट होता है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे बात हुई है सफेद बाघों की, ठीक है। सफेद बाघ कैसे होते हैं, यानी कि वो सफेद रंग के होते हैं, वैसे बाघ कैसे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, ठीक है। तो सफेद बाघों की भूमि है मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे लिखा है रीवा, ठीक है, और दूसरा छतरपुर, तीसरा ग्वालियर और चौथा इंदौर, ठीक है। तो रीवा, छतरपुर, ग्वालियर, इंदौर, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे दोस्तों, आपको कमेंट करके वीडियो को पॉज करके कमेंट करना है, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से बताएंगे आप लोग, सफेद बाघों की जो भूमि है वह मध्य प्रदेश के कौन से जिले को कहा जाता है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रीवा, ठीक है। तो रीवा जो जिला है दोस्तों मध्य प्रदेश का, जिसको कि हम सफेद बाघों की भूमि कहते हैं, ठीक है, क्या सफेद बाघों की भूमि किसको कहते हैं, रीवा जिले को, मध्य प्रदेश में जो कि आता है, ठीक है, सफेद बाघों की भूमि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल मिस ना करें, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखें, बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और ठीक है देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या, हमारा ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराने घरानों में से एक है, ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है यहाँ से यहाँ तक। ग्वालियर घराना है जो कि भारत का सबसे पुराने घरानों में से एक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है, यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है।
आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, जो ग्वालियर घराना है यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और तराना, ये चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करके बताओगे, जिसको भी आंसर पता है वो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके बताएगा, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। जो ग्वालियर घराना है दोस्तों, वह कौन से शास्त्रीय संगीत से संबंधित है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जो ग्वालियर घराना है दोस्तों, वह ख्याल नामक, यानी कि ऑप्शन बी, वह ख्याल नामक शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का है, क्या ग्वालियर घराना ख्याल नामक शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, ठीक है। और इसके जो सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जो सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं वह है तानसेन, ठीक है। जो तानसेन माने जाते हैं सबसे प्रसिद्ध कवि, ठीक है। और जो कहाँ से आते हैं वो सभी लोगों को पता हुआ है, सभी को पता है इनके बारे में, ठीक है, जो कि ग्वालियर शहर से आते हैं, ठीक है। कहाँ से आते हैं, ग्वालियर शहर से आते हैं, क्या तानसेन, ठीक, कौन, तानसेन, ठीक है। जो ग्वालियर घराने का भारत का सबसे पुराना घरानों में से एक है, और जो कि ख्याल शास्त्रीय संगीत के एक क्षेत्र से आता है, ठीक है। और जिसके जो प्रसिद्ध कवि हैं वो है तानसेन जी, ठीक है। और जो कि कहाँ से आते हैं, ग्वालियर शहर से आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन ऊपर वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसमें एक और क्वेश्चन है, जो कि तानसेन समारोह हर बार कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो वो होता है ग्वालियर में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया है। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक, ठीक है, यहाँ पर देखिए दुनिया का पहला शतक, देखिए दुनिया का पहला शतक है, तो क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि पहली चीज़ की बात की है, पहला कोई पहला होता है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखेंगे सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस जिले यानी किस स्टेडियम में लगाया था, ठीक है। आपको बताना है ये सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है, उन्होंने दुनिया का पहला दोहरा शतक, ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से स्टेडियम में लगाया था। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखेंगे कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो चार ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट करके मुझको बताओगे, नहीं पता तो आप वीडियो को देखोगे, मैं आपको आगे आंसर इस क्वेश्चन का बता दूंगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ठीक है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम था जिसमें कि सचिन तेंदुलकर थे, उन्होंने दुनिया का पहला दोहरा शतक से यानी कि 200 रन बनाए थे, ठीक है। दोहरा शतक यानी कि 200 रन बनाए थे उन्होंने, दुनिया का पहला दोहरा शतक लगाया था मध्य प्रदेश के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में, ठीक है। और एक कब लगाया था ये भी इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। कब लगाया था मैं आपको बता देता हूँ, 2010 में लगाया था, और किस टीम के खिलाफ लगाया गया था वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। किस टीम के खिलाफ लगाया गया था, दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सचिन तेंदुलकर थे यानी कि इंडिया टीम के सचिन तेंदुलकर ने भारत का दुनिया का पहला दोहरा शतक लगाया था, ठीक है। कहाँ पर लगाया था, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको इसमें इतना याद रखना है जो कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, ठीक है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी पढ़ा चुका है, आप रेगुलर क्लास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता हुआ कि मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। तो चलिए मैं आपको इसका सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ग्वालियर में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए, ठीक है। जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसके बारे में आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो रूप सिंह स्टेडियम दोस्तों जो रूप सिंह स्टेडियम है दोस्तों, ये किन के नाम पर बना था, ये था देखिए हॉकी के जादूगर माने जाता है जिनको मेजर ध्यानचंद, ठीक है, जिनको हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है, जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, और उनके भाई थे, उनके भाई का भी मैं आपको नाम बताता हूँ, उनके भाई। और भारत के महान हॉकी खिलाड़ी कौन थे, रूप सिंह, ठीक है, रूप सिंह और मेजर ध्यानचंद, ये दोनों थे जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। देखिए यहाँ पे रूप सिंह जो इनका नाम है, उनके बड़े भाई मेजर ध्यानचंद के, उन्हीं के नाम पर जो रूप सिंह स्टेडियम है इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और इसी स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 2010 में फरवरी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रन बनाए थे, यानी कि दोहरा शतक लगाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है, सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया, यानी कि सिंगरौली जिले को कब बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हैं, डेट दी गई है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना हुआ। 24 अप्रैल 2007, 24 मई 2008, 17 अक्टूबर 2011 और 12 जून 2009,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखिए, जिसको भी आंसर पता है वह वीडियो को पॉज करके आंसर बता सकता है, जिसको नहीं पता वो वीडियो को देखेगा। तो सिंगरौली जिला है दोस्तों वह अस्तित्व में कब आया गया, यानी कि कब बनाया गया, 24 मई 2008। ठीक है, 24 मई 2008 में सिंगरौली जिले को बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, और ये मैं बता दूं आपको कि कौन कौन सी तहसील से मिलाकर बनाया गया। ठीक है, जो सिंगरौली जिला है वह कौन कौन सी तहसील से मिलाकर बनाया गया। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखने हैं। और आप नाम याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो, आपको नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इसको नाम आपको यहाँ पे याद रख लीजिए आप। सीधी, सिंगरौली, ठीक है, चित्रांगी, ठीक है, और कौन सा, देवसर। देवसर, ये चार नाम आपको याद रखने हैं। सीधी, सिंगरौली, चित्रांगी और देवसर, ये चारों तहसील से मिलाकर सिंगरौली जिले का अस्तित्व में सिंगरौली जिले को लाया गया था। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर सामने, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तानसेन की समाधि कहाँ पर है। ठीक है, तानसेन की समाधि कहाँ पर है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग, जिनको भी आंसर पता है, ग्वालियर, इंदौर, छतरपुर, भोपाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है तानसेन की समाधि कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक है, तानसेन की जो समाधि दोस्तों है ग्वालियर, ग्वालियर में है। ठीक है, कहाँ पर है, ग्वालियर में। ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता हुआ है। ठीक है, और इसे कब बनवाया गया था मैं आपको बता देता हूँ। इसको बनवाया गया था 1586 में। ठीक है, 1586 में इसको बनवाया गया था, किसको, तानसेन की समाधि को, कहाँ पर, ग्वालियर में। और किसने बनवाया था ये भी आपको मैं बता दूं, ये बनवाया था अकबर ने। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, अकबर ने बनवाया था, 1586 में बनवाया था। और कहाँ बनवाया था, ग्वालियर में बनवाया था। क्या बनवाया था, तानसेन की समाधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को याद रखने का भी एक ट्रिक होता है, यानी कि मतलब एक फ्लो में उस क्वेश्चन को याद रखें कि कहाँ पर बनवाया गया था, किसने बनवाया था, कब बनवाया था और क्या बनवाया था। ये चारों चीज़ें आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में ऐसे पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद। कोई भी पूछे आपको नींद में उठ भी उठाकर, तो आप फटाक से उसको आंसर बता दें। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, आपको बताना है कूनो, यहाँ बात हुई है कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में, छतरपुर, शोएपुर, टीकमगढ़ और इंदौर। तो चलिए जिनको आंसर पता वो कमेंट करेंगे, वीडियो को पॉज करके, जिनको नहीं पता वो आंसर सुन लेंगे। ठीक है, देखिए कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों वह शोएपुर, शोएपुर जिले में। ठीक है, कहाँ पर है, शोएपुर में कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य के अलावा इसका एक और नाम है। वह क्या नाम है दोस्तों, वह मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको इसको भी याद रखें, कूनो पालपुर। ठीक है, क्या नाम दोस्तों, कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको कूनो पालपुर पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ठीक है, और जो कि कहाँ पर सोएपुर जिले में है। ठीक है, आपको इतना सब इसके बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इसमें क्या पूछा गया, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, नहीं पता तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। ठीक है, और वैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का जो स्थान है वह कौन सा स्थान है दोस्तों, वह है तीसरा। ठीक है, तीसरा मध्य प्रदेश का स्थान है भारत में। ठीक है, किसके, बाघों की संख्या के आधार पर। तो अब बात होती है इसमें पहले पर कौन है और दूसरे पर कौन है। तो दोस्तों बता दो, इसमें जो पहले पर है दोस्तों वह है कर्नाटक। ठीक है, और दूसरे पर जो दोस्तों वह है उत्तराखंड। ठीक है, और तीसरे पर कौन सा दोस्तों, एमपी। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश। पहले पर है कर्नाटक, दूसरे पर उत्तराखंड और तीसरे पर मध्य प्रदेश। ठीक है, जो बाघों की संख्या है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कर्नाटक में, और फिर सेकंड नंबर पर उत्तराखंड में, और तीसरे पर मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में, इस क्वेश्चन का मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है। ठीक है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक और उत्तराखंड, आपको तीनों में ही बताना है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है। आप कमेंट करके इसका आंसर मुझको बताओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं दोस्तों बता दूं आपको कि जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास में पहली बार आज देख रहा है, पहली बार वीडियो को, हमारे चैनल को विजिट कर रहा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, क्योंकि इससे आप ही का फ़ायदा होने वाला है।
ठीक है। अभी एमपी पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए हम आपके लिए अच्छी से अच्छी तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आपको सभी क्लास प्रोवाइड कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी स्टूडेंट हमारा न्यू है, और देखेंगे आगे क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पे, देखिए बिरहा और विदेशिया। बिरहा और विदेशिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र में है? ठीक है, बिरहा और विदेशिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र में है? ठीक है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और नीमच। ठीक है, तो चलिए आपको मैं फिर से बोलूंगा कि आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करोगे, नहीं पता तो फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो बिरहा और विदेशिया दोस्तों जो नामक गायन है वह बघेलखंड के क्षेत्र में आता है। ठीक है, कौन से? बघेलखंड, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, बिरहा और विदेशिया नामक जो गायन है वह तरीका बघेलखंड के क्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, बिरहा और विदेशिया। ठीक है, और दोस्तों जो बिरहा और विदेशिया है दोस्तों वह एक प्रेम के लोकगीत है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बघेलखंड के प्रेम के लोकगीत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है। आपको बताना है कि गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र में पड़ता है? ठीक है, जो गोंडवाना क्षेत्र है दोस्तों वह मध्य प्रदेश से कौन से क्षेत्र में पड़ता है? दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में, या फिर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन, और आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करोगे, नहीं पता तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो गोंडवाना दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों वह मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हुआ, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, और इसमें दामोदर और सोन घाटी भी पड़ती है। ठीक है, दामोदर और सोन घाटी। ठीक है, इसमें दामोदर और सोन घाटी भी पड़ती है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां भी हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पर है। राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, दामोदर और सोन घाटी और राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, जो कि गोंडवाना क्षेत्र के मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोम्बलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, बोम्बलिया, यह गीत आपके सामने लिखा है, बोम्बलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या फिर नीमच। ठीक है, तो चलिए आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट करके बताओगे, नहीं पता तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। जो बोम्बलिया जो लोकगीत है दोस्तों वह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। सॉरी दोस्तों, सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पर ये बुंदेलखंड नहीं है, यहाँ पर ये बघेलखंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, बघेलखंड, बोम्बलिया जो लोकगीत है दोस्तों वह बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, आपको मैंने आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गया था मेरे से, कोई बात नहीं दोस्तों। अब देखिए ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, बघेलखंड क्षेत्र से बोम्बलिया लोकगीत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र का लोकगीत है? ठीक है, सिंगा और दालूजी, यहाँ पे नीमाड़ और बुंदेलखंड, मालवा और बघेलखंड। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र के लोकगीत हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दूं, यहाँ पर जो नीमाड़ है, ठीक है, नीमाड़ क्षेत्र से सिंगा और दालूजी। ठीक है, नीमाड़ क्षेत्र के सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, तो नीमाड़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए, सिंगा और दालूजी। ठीक है, और ये निर्गुणी तरीके के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, निर्गुणी। ठीक है, निर्गुणी तरीके के लिए ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, नीमाड़ क्षेत्र में सिंगा और दालूजी। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, निर्गुणी तरीके के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, चौकरिया फाग मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र का संगीत है? ठीक है, यहाँ पे बात हुई है चौकरिया फाग की। चौकरिया फाग मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र से संबंधित, किस क्षेत्र का संगीत है? नीमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। ठीक है, चौकरिया जो फाग है मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का संगीत है? नीमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड जो तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। जो चौकरिया फाग है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक संगीत है। ठीक है, कहाँ का है? बुंदेलखंड का। और दोस्तों इसे किसने लिखा था वो मैं आपको बताता हूँ। इसे कवि, जो हमारे कवि थे एक, इसूरी। ठीक है, क्या नाम है? इसूरी। ये भी आपको याद रखना है। कवि थे इसूरी। ठीक है, इसूरी जी जो कवि थे वो उन्होंने इसको लिखा था कि आप बुंदेलखंड के जो क्षेत्र का संगीत है कौन सा? चौकरिया फाग। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, चौकरिया फाग। किसने लिखा था? कौन से कवि ने लिखा था? इसूरी। इसूरी ने लिखा था बुंदेलखंड क्षेत्र का एक संगीत है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसमें कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी बोली, देखिए कौन सी बोली मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं है। आपको बताना है जो कौन सी बोली इन चारों में से जो कि मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं है। मध्य प्रदेश से पड़ोस में नहीं है यानी कि मध्य प्रदेश में तो यह बोली बोली जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश से जो सटे हुए राज्य यानी कि उसके पड़ोसी जो राज्य हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और बाकी और भी जिले हैं, ठीक है, यानी कि राज्य हैं, उनमें बोली नहीं जाती है लेकिन मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, तो ब्रजभाषा, कोरकू, गोंडी और मैथिली, इन चारों में से आपको सही आंसर इस क्वेश्चन का पता है तो आप कमेंट करके बताओगे। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए जो मैथिली दोस्तों भाषा है, ठीक है, यानी कि मैथिली जो बोली है वो मध्य प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश से जो सटे हुए राज्य हैं, ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, और भी जिले हैं, वहाँ पर ये बोली बोली नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में बोली जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर था यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, और आपके क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट हमारे आज क्लास में न्यू जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में कितनी है और कर्नाटक में कितनी है। तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर मुझको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और सभी लोग, आपको किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम आपके वो डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपका दोस्तों देखिए आपका वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमको हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।